नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति खास मुलाकात में। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। सर काफ़ी बातें आपसे करनी हैं। सर शुरुआत सर एसीबी से ही करते हैं। एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ रही है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले उजागर किए जा रहे हैं। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ तरीका जो है चेंज हुआ है भ्रष्टाचारियों का, मतलब क्योंकि लगातार एसीबी कार्रवाई करती थी, उन्होंने अपने कुछ तौर तरीके में बदलाव किया हो, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको और जी न्यूज़ को, जी राजस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। तौर तरीके निश्चित रूप से बदले हैं और जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पैसे के लेन देन का या और चीज़ों का, वो डायरेक्ट ना होके दलालों के मार्फत, इंटरमीडियरीज़ के मार्फत इस तरह से किया जाता है। प्लस जो भ्रष्टाचार का पैसा है बहुत बड़ा है, अगर अमाउंट है तो वो बेनामी संपत्तियों में खपाया जाता है। और विशेषकर आजकल जब से डिजिटल इकोनॉमी हो गई है और जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, तो केवल अब कुछ ही एसेट्स बचे हैं जिनमें शायद कैश ट्रांजैक्शन चलता है। और मेरे ख्याल से बहुत सा पैसा ये ज़मीनों में इन्वेस्ट होता है बेनामी प्रॉपर्टीज़ के नाम पे। तो ये तो हो गए बड़े अमाउंट के। छोटे अमाउंट्स में जैसा आप रोज़ देखते होंगे, आप भी मीडिया कवर करते हैं, छोटे जो अधिकारी हैं वो डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं, इसलिए ट्रैप के मामले हमारे बन जाते हैं। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो बहुत ही तरीके से अपने ट्रैक्स को कवर करके चलते हैं और कोई ना कुछ भी ऐसा कोई ट्रेल है या कोई एविडेंस है वो ऐसी छोड़ते नहीं है पीछे, और जिसके कारण हम लोग उनके तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, हमारे जो दुरुपयोग के केसेस हैं, मिसयूज़ ऑफ ऑफिस और डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स, आय से अधिक संपत्ति, ये दो जो तरीके हैं हमारे भ्रष्टाचार पे प्रहार करने के। हालांकि इनमें लंबा समय लगता है, लेकिन इनमें कई बार इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो इस पे आ जाता है। लोग भ्रष्टाचार के जो करते हैं वो इन केसेस में उनके खिलाफ केसेस बन जाते हैं। और विशेषकर जो पद का दुरुपयोग है वो बहुत तरीके से, बहुत अन्य भिन्न तरीक़ों से किया जाता है। मुख्य रूप से कोई टेंडर, बहुत बड़ा टेंडर खुला, उसमें किसी विशेष फर्म को कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ जो उनकी जो कंडीशंस हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें कुछ ट्वीक किया, कुछ उसको फ़ायदा देने के लिए इस तरह से बनाया कि केवल वही कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चल जाती हैं। और पद के दुरुपयोग के और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो फाइल पे नज़र आता है, कई बार जो फाइल चलती है ऑफिसेज में, उसमें कई बार ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। सर अभी हाल ही में एक ट्रैप हुआ था जिसमें बाद में पता चला कि वो किसी को फंसाने के लिए कराया गया था, तो फिर जो ट्रैप कराने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी आपने एक्शन लिया था। सर इस तरह के जब केसेस होते हैं तो क्या सावधानी रखी जाती है? और क्योंकि अरेस्ट भी हो गया था लेकिन फिर बाद में उसको ये बताना पड़ा कि नहीं वो गलत नहीं है, उसको गलत फंसाया गया। सर इस तरह के केसेस होते हैं तो क्या सावधानी रखी जाती है? देखिए, सावधानी हमारे विशेषकर जो ट्रैप केसेस हैं, सावधानी ये रखी जाती है कि किसी भी रूप में जो पैसा मांगा गया है वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए मांगा गया है या उसका कोई कनेक्शन है। ये हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये प्रूव करना है कि, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि अदालत में जब केस जाता है, फाइल जाती है, तो अदालत वो सारी चीज़ें देखती है कि भाई सबूत इतने हैं कि हम इस केस को कन्विक्शन में ले जाएं या नहीं ले जाएं। तो अगर उसमें कहीं भी कमी है
तो अदालत उस केस को वैसे भी आगे नहीं चलने देता है, उस केस में वो बरी हो जाता है या उस पर कुछ और अदालत उसमें निर्णय देता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से ट्रैप केसेस में ये देखना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता, क्या किसी मोटिवेटेड शिकायत तो नहीं है कि उसकी पहले कोई झगड़ा हुआ हो, कोई और बात हुई, कोई और अदावट हो, दुश्मनी हो उस व्यक्ति से, पारिवारिक दुश्मनी हो, या किसी और ने उसको आगे उकसा के किया हो कुछ जो वास्तव में नहीं हो ऐसा उसका आचरण सरकारी कर्मचारी अधिकारी का। तो ये हम अच्छी तरह से वेरीफाई करते हैं और पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद ही तब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हाँ, ये जो शिकायत करता है ये वास्तव में एक जेन्युइन शिकायत करता है और इसकी कहानी पे आगे बिल्डअप किया जा सकता है। तो उसके बाद ही हम आगे की जो प्रक्रिया हमारी वो करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और ट्रैप अक्सर देखिए ऐसे जो केसेस आपने बताए ये यदा कदा कभी कभी होते हैं, और ये जैसे इस केस में जो ही हमें ये ध्यान आया कि नहीं ये गलत हुआ है, हमने उसको कानूनी रूप से उनके खिलाफ पुलिस में जो शिकायत करता थे उनके खिलाफ केस दर्ज कराया और इस व्यक्ति को हमने इसमें क्लीन चिट दी। तो कई लोगों का ये भी कहना था कि साहब आपका तो ये ट्रैप फेल हो गया। निश्चित रूप से फेल था, लेकिन जो गलत फंसा है उसको भी हमने एक रिलीफ दी। और मैं मानता हूँ कि कानून में प्रावधान इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हर सिचुएशन को फोर्सी नहीं कर सकती। कई बार मानवीय त्रुटि और भूल हो जाती है, तो उसका कानूनी प्रावधान है कि उसको आप रिलीफ दे सकते हैं। खुद आप उसको या तो एफआर माने, या अगर चालान भी हो गया हो तो कोर्ट के मार्फत आप उसको रिहाई दिला सकते हैं। तो ये कानून भी मानता है कि इस तरह की गलतियां, मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, और अगर त्रुटियां जानबूझ के की गई हैं, बदयांतीपूर्वक की गई हैं, मैलाफाइड इंटेंशन से की गई हैं, तो फिर विभागीय कार्रवाई हम लोग करते ही हैं। पुलिस में भी की जाती है और एसीबी में भी की जाती है। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे एसीबी ट्रैप करती है, कई बड़े अधिकारियों को भी पकड़ा रिश्वत लेते हुए। मामला कई बार ये देखा जाता है अभियोजन स्वीकृति का इंतजार एसीबी करती है और काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तो उसके चक्कर में समय भी बर्बाद होता है और जांच भी सर अटकी रहती है। तो सर आपको लगता है सर जो अभियोजन स्वीकृति वाली चीज़ है, हालांकि वो सरकार की ओर से है या उस विभाग की ओर से है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा पारदर्शिता लानी चाहिए या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए कि जल्दी स्वीकृति मिले तो डिपार्टमेंट का काम भी प्रभावित ना हो? देखिए, समाज में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, सभी इस स्थिति से चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है। और कानून में ये प्रावधान है पीसी एक्ट में कि जब केस आपका बन जाए चालान लायक, तो आप सरकार से, यानी जो संबंधित विभाग हैं उसके जो भी सक्षम अधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनसे आप अभियोजन स्वीकृति मांगेंगे और 3 महीने का समय उस विभाग को दिया जाता है, प्लस 1 मोर मंथ, 1 महीना और अतिरिक्त दिया जाता है। यानी वो विभाग कुल 4 महीने में इसका निर्णय करे कि इस अभियोजन स्वीकृति देना है या नहीं देना है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, ये बात सही है कि काफ़ी पेंडिंग ये अभियोजन स्वीकृतियाँ हैं। कानून में एक्चुअली जब ये छूट रह गई, या कहीं ये कानून ने इसको परिभाषित करना चाहिए था कि अगर 4 महीने में भी नहीं दे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके परिणाम क्या है, कौन दोषी होगा, या 4 महीने में देना ही देना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। लेकिन क्योंकि कानून में ये बाध्यता नहीं है, केवल एक पीरियड बताया गया है, तो जब बाध्यता नहीं है और कानूनी उसका कोई खामियाजा किसी को नहीं भुगतना है, तो वो जिस विभाग को किन्हीं कारणों से, मुझे नहीं पता क्या कारण है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहती हैं। सरकार के ध्यान में ये चीज़ें हैं, और जब मैं सरकार के
उच्चतम स्तर पे मिलता हूँ, तो यही बात होती है कि हम इसको फास्ट ट्रैक पर डालेंगे, एक्सपीडिएट करवाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक चिंताजनक बात है जिसके कारण भ्रष्टाचार की जो हमारी लड़ाई है उसमें हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए, और सफलता मैं मानूंगा तभी मिलेगी जब हम केसेस का चालान करें, अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें और कोर्ट उनको कन्विक्शन करें। देखिए, अल्टीमेट पर्पस होता है किसी केस में अपराधी को कन्विक्शन दिलाना, और भ्रष्टाचार के केस में जो कि समाज में एक इस तरह की बुराई फैल चुकी है, जब तक भ्रष्टाचारियों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को लगेगा नहीं कि ये करने से सज़ा मिलती है, तब तक जो करने वाले हैं उनको लगता है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा परिणाम होंगे नहीं। देखिए, हर अपराधी जब कोई अपराध करता है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस अगर उसके नगण्य हैं और फ़ायदा ज़्यादा है तो वो जब तक अपराध करता रहेगा, और उसके अगर परिणाम फ़ायदों से, मतलब नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है, तो वो क्राइम करने में या भ्रष्टाचार करने में 10 बार सोचेगा। सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जो अभी नए कानून आए हैं, कानून में जो कुछ बदलाव भी किए गए हैं, सर अभियोजन स्वीकृति को लेकर भी उसमें कुछ कहा गया है कि अगर जो टाइम पीरियड है उसमें अभियोजन स्वीकृति डिपार्टमेंट की ओर से नहीं दी जाती या कोई जवाब नहीं आता तो वो दी भी मान ली जाएगी। सर, इस तरह से कुछ चीज़ हुई है? सर, मेरे ध्यान में ऐसी कोई चीज़ अभी तक तो नहीं है, और इस तरह का कोई प्रपोजल अगर किसी स्तर पे पेंडिंग है सरकार में, केंद्र सरकार, क्योंकि कानून केंद्र सरकार ही बनाता है, तो वो मुझे उसका ध्यान नहीं है, हो सकता है आपकी जानकारी में हो। साथ साथ एक बिंदु और है जिस पे हम सबका ध्यान होना चाहिए। पहले 2018 से पहले आपको किसी भी केस, एसीबी का केस या जांच दर्ज करने से पहले किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं थी। 2018 में एक संशोधन आया और एक सेक्शन डाला गया 17A। तो 17A क्या कहता है कि हमें अगर किसी के खिलाफ हमें जांच शुरू करनी है या एफआईआर दर्ज करनी है तो हमें संबंधित विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अब जिस तरह से अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग रही, उसी तरह से ये 17A की जो परमिशन है, परमिशन जो 17A के तहत मांगते हैं हम, वो भी काफ़ी टाइम से कई बार पेंडिंग रह जाती है। सर, इसमें फिर कई सर ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनको एक तरह से फ़ायदा भी पहुंचता है, क्योंकि उनके खिलाफ जांच शुरू करने की परमिशन नहीं मिली तो फिर एसीबी कुछ कर ही नहीं सकती वहाँ। बिल्कुल, देखिए, दो तरह से एसीबी के हाथ बन जाते हैं। पहला तो इन्वेस्टिगेशन या जांच के स्टेज पे ही अगर परमिशन नहीं मिलती है तो हम उस आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा, मान लो परमिशन मिल भी गई है, हम केस पूरा बना भी दें, चालान योग्य उसको ले भी आए, सबूत भी इकट्ठा कर लें, और अभियोजन स्वीकृति नहीं मिले तो भी हमारा केस, इतनी जो ऊर्जा, मेहनत, इतना जो भी उसमें व्यय लगा उस केस को इन्वेस्टिगेट करने में, वो सारा ऐसे कैसा रह जाता है। अगर बात की जाए सर, जनता से जुड़ाव करने के लिए भी कई प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं। ग्राम सजग योजना चल रही है सर, उसको स्प्रेड किया जा रहा है। साथ ही सर अलग अलग माध्यमों से भी लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, कई बार कुछ लोग होते हैं जैसे जो ग्रामीण परिवेश के हैं, वो उन तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाती कि वो कहाँ शिकायत करें या किस तरह से अपनी पीड़ा लेकर आएँ। और सर एक बार ये भी होता है कि उनसे जो राशि मांगी जाती है, कई बार वो बहुत मोटी राशि होती है, उनके पास नहीं होती है, तो वो भी हमने देखा है जो डमी करेंसी होती है वो भी अवेलेबल कराई जाती है। सर, इस पे किस तरह से एसीबी जो है एक तो अपनी रीच को जो है वो बढ़ा रही है, और जो डमी करेंसी उसका यूज़ कैसे किया जाता है वो भी जानना चाहूँगा। इसमें आपने सही कहा, सजग ग्राम योजना है और एक एसीबी आपके द्वार है, और ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं पब्लिक आउटरीच के, वो लगातार हमारे जो अधिकारी हैं चौकियों पे, वो लगातार ये करते रहते हैं। मेरा मानना है कि इसके अलावा जो आपका माध्यम है मीडिया का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जब हम कोई केस करते हैं, विशेषकर ट्रैप केस जब करते हैं, तो उसकी जो वाइड पब्लिसिटी होती है, तो आजकल साक्षरता जिस तरह बढ़ रही है, हर आदमी, हर व्यक्ति आजकल किसी न किसी माध्यम से न्यूज़
या तो पढ़ता है या सुनता है या देखता है। तो मेरा मानना है कि हमारी जो कार्रवाई सबसे बड़ी एक हमारे लिए एक तरह से हमारा आउटरीच प्रोग्राम है। तो जितनी हम कार्रवाई करेंगे उतना उसका प्रचार भी होगा कि फला फला ये अधिकारी कर्मचारी इसमें पकड़ा गया, ये ट्रैप हुआ या ये सर्च हुई उसके यहाँ। तो ये एक बहुत अच्छा प्रचार इसका मीडिया के मार्फत होता है। और बहुत से लोग, आपको ये इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसी कार्रवाई के बाद जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ताज़ा माइंड में होता है लोगों के। और ये नंबर काफ़ी प्रचारित किया हुआ है हमने, व्हाट्सएप का नंबर, ये हेल्पलाइन 1064 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये दोनों नंबर हमने प्रचारित किए हुए हैं। तो 1064 तो ध्यान रहता है लोगों को, तो एकदम से ट्रैफिक उस लाइन पे बढ़ता है। तो ये तो चलेगा साथ साथ, प्लस हमारा मेन जो काम है, जो कार्रवाई करना, ट्रैप करना, डीए के केसेस बनाना, सर्च करना, सरप्राइज चेक्स करना, ये निरंतर रूप से चलता रहना चाहिए और इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो हम प्रयास करते रहते हैं और इसमें सफलता अक्सर मिल भी जाती है। सर, एक डमी करेंसी का भी मैं पूछ रहा हूँ सर, उसमें किस तरह से जो परिवादी है उसको ये आपने बड़ा रेलिवेंट प्रश्न उठाया है कि कई बार जो रिश्वत मांगी जाती है किसी व्यक्ति से, उसके पास उतना कैश होता नहीं है, तो ये अलग से हम लोग उसकी व्यवस्था डमी करेंसी के रूप में करते हैं ताकि वो उसमें केस को हम आगे तक ट्रैप की स्थिति में ले जा सकें। इसके साथ साथ कई बार जो परिवादी है उसका जो पैसा है, कई बार पहले होता था कि कोर्ट के जब्ती में कोर्ट से छूटने में टाइम लगता था, तो उस रिवॉल्विंग फंड गवर्नमेंट ने एक बनाया, उस रिवॉल्विंग फंड से हम उसको फिर अपनी तरफ से देते हैं और जब वो कोर्ट से पैसा छूटता है तब वो हमारे उसमें रिकूप होता है। हालांकि इसमें ये भी है हमारी समस्या कि ये जो फंड है, उस रिवॉल्विंग फंड में जो बजट है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट्स की प्रक्रिया में थोड़ा लंबा समय लगता है और वो राशि कोर्ट की कार्रवाई में अटकी रहती है। तो जो रिवॉल्विंग का कॉन्सेप्ट है वो अभी तक पूरी तरह से बन नहीं पाया है। उसकी अगर राशि हम सरकार से हमने निवेदन किया है, उसको फॉलोअप भी करेंगे कि उस रिवॉल्विंग फंड में जो राशि है वो बढ़ाई जाए ताकि असली मायने में ये फंड रिवॉल्विंग की स्थिति में आ सके। सर, एक अगर हम बात करें टेक्निकली कितनी सशक्त है सर एसीबी पहले की तुलना में, चाहे इक्विपमेंट्स की बात करें या जो टीम है सर, मतलब कितनी वो टीम है, ट्रेंड है इस चीज़ को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा संख्या की। मैन पावर इश्यूज़ हैं क्योंकि 100% डेपुटेशन से लोग आते हैं, 99% पुलिस डिपार्टमेंट से आते हैं लोग, कुछ रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स आते हैं, जो उसके प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स आते हैं, लीगल ऑफिसर्स आते हैं। तो एक तरह से करीब 100% ही मान लीजिए आपकी पुलिस कर्मी और अधिकारी इसमें डेपुटेशन पे आते हैं, अपना कुछ समय बिता के वापस पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत वैकेंसीज हैं, तो वही अनुपात वैकेंसी का हमारे यहाँ भी नज़र आता है। तो जिस तरह का हमारा कटिंग एज जो मेन अधिकारी का लेवल है, वहाँ से एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी और इवन इंस्पेक्टर्स, ये 3 क्रिटिकल हमारी रैंक्स हैं जो फील्ड में काम करती हैं। तो इन पे अभी भारी कमी है और इस कमी के कारण जितना हम अपना काम को गति देना चाहते हैं उतनी गति हमें मिल नहीं पाती है। जहाँ तक टेक्निकल साउंडनेस का और कैपेबिलिटी का प्रश्न है, तो एसीबी में आते ही हम एक इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं। एसीबी के जो प्रक्रियाएं हैं, कानून हैं, जो भी हम सिस्टम्स हैं, उनको एक इंडक्शन प्रोग्राम के तहत उनको बताते हैं और जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस दौरान ऑन द जॉब बहुत सी चीज़ें वो सीखते भी हैं। तो टेक्निकली जितना हमारे काम के लिए चाहिए
वो लोग सक्षम हैं। लेकिन अब नए कानून में जिस तरह के ये वीडियोग्राफी और ये होनी चाहिए और उनका किस तरह से रख रखाव होना चाहिए, इस बारे में भी हमने अपने अधिकारी कर्मियों को ट्रेनिंग दी है। उसकी जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो भी हमने जारी किए हैं और नए कानूनों के अनुरूप हम भी अपने प्रक्रिया को ढालने का जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल मेरा ये है सर, यूथ को क्या मैसेज सर आप देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स ज़िंदगी में नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्टली। सेकेंडली, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ के करें, अपने फ़ायदे के लिए करें, फ़ायदा भी अच्छे सेंस में, कई बार फ़ायदा बुरे सेंस में भी होता है, तो उसको सोच समझ के यूज़ करें, उसके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, पॉजिटिव चीज़ें अपनाएं। और आज भारत की जो युवा पॉपुलेशन है वो करीब करीब 60% है, बिटवीन द एज ऑफ 15 टू ऑलमोस्ट 50। तो ये जो 60% हमारे युवाओं की पॉपुलेशन है, इन पे अभी सब पूरे देश की नज़र है। ये हमारा जो युवा अगर अच्छा नागरिक बने, स्किल्ड नागरिक बने, कॉन्शियसनेस उसमें पूरी वो हो, देश के प्रति प्यार हो अपने, और भारत क्योंकि एक विभिन्न चीज़ों का डाइवर्सिटी है उसमें, चाहे धर्म ले लें, भाषा ले लें, क्षेत्र ले लें, जातियां ले लें, तो उन डाइवर्सिटीज़ में जो हमारा प्रजातंत्र बना है, उभरा है और आगे भी होगा। अब युवाओं पर सारा दारोमदार है, तो युवा किस तरह से आगे आने वाले भारत को आगे ले जा सकते हैं, ये युवाओं को अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है और अपना जो एटीट्यूड है वो बदलना पड़ेगा, वो सही करना पड़ेगा, ताकि वो देश के निर्माण में, प्रगति में और खुद के पर्सनल ग्रोथ और एडवांसमेंट के लिए भी, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। अगर कोई अच्छी तरह से अपने पर्सनल ग्रोथ और एडवांसमेंट करता है तो निश्चित रूप से उस पर फिर देश और प्रदेश का भी विकास होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान पर और मुझे दीजिए इजाज़त।